अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 ए क्यू बी पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। ऑलरेडी मैं इस प्लेलिस्ट में 2008 से 2024 के पास पेपर सॉल्व करके रख चुका हूं और जनाब आज जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2025 का एमसीक्यूज हैं। चले आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं इसमें आपको 1 घंटा 20 मिनट दिए गए थे और इसमें 45 एमसीक्यूज थे। चले आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये भी आपको ऑलरेडी पता है, आप चैप्टर वाइज AQB फार्मूला शीट देता है तो ये फार्मूला शीट भी आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगी, तो आपको कम से कम फार्मूलों में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है द सेट ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ये वर्डिंग में है तो चले मैं लिख लेता हूं। ये कहलाता है नेचुरल नंबर, ये कहलाता है होल नंबर्स, चलते जाएंगे, और ये कहलाता है इंटीजर्स। इसके पास प्लस का 1 भी होता है, माइनस का 1 भी, प्लस का 2 भी होता है और माइनस का 2 भी, और इस तरह चलते जाते हैं। तो जनाब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी ये कह रहा है कि अगर मैं इंटीजर्स को यूनियन मतलब कंबाइन करना, अगर मैं इंटीजर्स को कंबाइन करूंगा होल नंबर से तो होल नंबर आएगा। देखते हैं, अगर इंटीजर्स को कंबाइन करूंगा होल नंबर से तो भाई अगर दोनों को कंबाइन करूंगा तो आपके पास होल नंबर तो नहीं आएंगे, आपके पास इंटीजर्स आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स ही मौजूद होंगे। और ये खाली क्या होगा, एक किस्म के आपके पास एक और दफा ऐड हो जाएगा जिसको वन टाइम्स ही ऐड करेंगे, यानी आंसर वही इंटीजर्स आपके पास होंगे। सेट्स में रिपीटिशन तो करते नहीं है, कंबाइन करेंगे तो ये एलिमेंट ऑलरेडी इसके पास है तो बस इंटीजर ही आपके पास आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है, होल नंबर नहीं आएगा और मुझे ट्रू स्टेटमेंट देखना है। अच्छा, सेकंड आपके पास है, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इंटीजर्स में कॉमन देखना है नेचुरल नंबर का। तो इंटीजर्स में और नेचुरल नंबर में कॉमन देखेंगे तो जाहिर बात है 1 2 3 4 5 6 तो वापस नेचुरल नंबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन आपके पास 1 2 3 4 5 6 है। तो भाई इंटीजर्स में इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर, तो ऑफ कोर्स ये वाली बात आपके पास सही है, कॉमन आपके पास ये आ रहा है। अच्छा, और भी देख लेते हैं कि बाकी रॉन्ग क्यों है। भाई नेचुरल नंबर में कॉमन देखेंगे होल नंबर, तो भाई अगर नेचुरल नंबर में होल नंबर कॉमन देखेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आएगा। भाई जीरो कॉमन नहीं होगा ना तो होल नंबर नहीं आएगा, इसी वजह से ये गलत है। और अगर मैं इसका नेक्स्ट जाता हूं, भाई अगर आप नेचुरल नंबर में होल नंबर कंबाइन करेंगे, यानी इसको और इसको कंबाइन करेंगे तो वापस होल नंबर आ जाएगा, इंटीजर नहीं आएगा। इसी वजह से इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है if n, m and p are three non-empty sets, then according to associative property of union, the correct equation is associative property of union। पहली बात, associative property का मतलब क्या होता है, तीन सेट होते हैं, और अगर यूनियन है तो फिर तीन सेट अगर आपके पास ये फॉर्मेशन में तो फिर इसका मतलब है मैं तीन सेट्स को कंबाइन करूंगा, m का यूनियन लूंगा n यूनियन p के साथ, तो वो बराबर आना चाहिए। अब मैं m को यूनियन करूंगा n के साथ और फिर यूनियन करूंगा p के साथ, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है। और m यूनियन n यूनियन p बिल्कुल बराबर होगा m यूनियन n p, यानी पहला ही करेक्ट ऑप्शन है आपका। अब ये भी एसोसिएटिव है मगर ये यूनियन नहीं, ये इंटरसेक्शन को बात कर रही है। अच्छा, अब ये आपके पास बिल्कुल कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि
एसोसिएटिव में अगर यूनियन होता है तो हर जगह यूनियन होता है, अगर इंटरसेक्शन होता है तो हर जगह इंटरसेक्शन होता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए, और दोनों चीजें जो एक साथ होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है, पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव ये होता है कि एम इंटरसेक्शन एन यूनियन अगर पी होता है तो वह किस्म की मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है। एम इंटरसेक्शन एन, एम इंटरसेक्शन एन, फिर ये यूनियन, फिर एम इंटरसेक्शन पी। तो वो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, और आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं है। बहरहाल इसका एक करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई। ओके जनाब, अब यहां पर आपके पास ये कह रहा है ये किसका शेड है, ये किसका शेड है। तो चलें शेड करना आपको सिखाते हैं। यानी ये कुछ इस किस्म का आपके पास है, और आपके पास नंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये ऑपरेशन करना है ना। तो देखिए मैं ऑपरेशन किस तरह से इसको शेड करता हूं। नंबर्स ऑलरेडी डिस्प्ले हो गए ना, किस किस्म के टाइप के फंक्शन सेट्स हैं ये तो ये पता चल गया है, डिस्प्ले तो कर दिया है ना हमने। तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आप शेड करें। अच्छा अगर मुझे इसको शेड करना है, देखिए मैं इनको दो हिस्सों में तोड़ूंगा। नंबर वन हिस्सा मैं ए यूनियन बी करूंगा, ठीक है, और मैं ए यूनियन बी का शेड करूंगा। नंबर टू हिस्सा मैं फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करूंगा। अब इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। तो भाई ए यूनियन बी मतलब मुझे दो सेट्स को कंबाइन करना। ये ए है और ये बी है, तो दोनों को कंबाइन कि मैं ए और बी दोनों में शेड कर दूं, और ये मेरा बी है, मैं दोनों पे शेड कर दूं। ये मेरा ए यूनियन बी का मतलब है। पर मुझे ए यूनियन बी तो नहीं करना, मुझे क्या करना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब ये होता है कि जो ए यूनियन बी वाली जगह है इसको अब ये यूनिवर्सल जगह से निकाल दो। यानी ये पूरी यूनिवर्सल की जगह होती है, ये पूरा जो रेक्टेंगल यूनिवर्सल है, इस पूरे रेक्टेंगल में से खाली ये हिस्सा निकाल दो। अगर ये हिस्सा निकाल दूंगा तो फिर कौन सा हिस्सा आएगा मेरे पास? सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा। यानी फिर मेरा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ना ये वाला हिस्सा होगा, सिर्फ ये वाला, जिसमें मैं क्या करूंगा? ये हटा सकता हूं क्योंकि इसकी कोई डिस्कशन नहीं, इसको तो निकाल दिया ना। तो ये इसका शेड है, जो इधर नहीं है भाई, इसके पास तो ये भी कॉमन है। यानी पहला वाला तो आंसर सही नहीं है। तो अब मैं इसको हटा देता हूं और मैं दूसरे ऑपरेशन की तरफ जाता हूं और दूसरा आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको भी मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा। मैं ए में से बी निकालूंगा, जिसका मतलब होता है कि मैं ए में से बी निकाल दूं और जिस जो सिर्फ ए में बच जाए वो मैं लिख दूं, इसका मतलब ये होता है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? फिर मैं ए माइनस बी, ये जो भी जगह आएगी, जो भी कलर होगा, उसको यूनिवर्सल से निकाल दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस कलर को। इसके भी दो हिस्से होंगे। ये मेरा पूरा ए है, इसमें से मुझे बी को निकालना, और बी का हिस्सा कौन सा ए के पास है? ये वाला हिस्सा है। तो ये ए में से निकाल दें, रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा होगा, ये रिमेनिंग पार्ट होगा। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट होगा। यानी ये ए माइनस बी, और जो थर्ड वाला है आपके पास ए माइनस बी, पर शेड तो मेरा यहां पर भी है, तो इसका मतलब ये थर्ड वाला नहीं होगा। अच्छा अभी बी वाले में एक पार्ट मिसिंग है। यानी अब मुझे क्या करना है? ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करना है। यानी यूनिवर्सल में से मुझे एग्जैक्टली ये हिस्सा निकालना है जो मेरे पास है। ये पूरा यूनिवर्सल है ना, इसमें से ये निकाल दे तो रिमेनिंग क्या बचेगा? ये बचेगा, ये बचेगा, दिस वन, ये बचेगा, ये सब शेड होगा।
और मेरे पास ये निकल जाएगा येलो वाला। तो देखें यहां पर कुछ ऐसा ही है पर रिवर्स पर है, ए पर होना चाहिए, ए पर। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तो है पर इस साइड पर होना चाहिए, ये बी खाली होना चाहिए। तो चलें जी, ये वाला ऑपरेशन भी चला गया। अब थर्ड वाला मैंने आपको बता दिया था, थर्ड वाला तो खाली ये होगा, तो थर्ड वाला भी ऑप्शन चला गया। अब ऑफ कोर्स इसका कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर डी होगा। और हम वेरीफाई भी करते हैं भाई, ताकि मैं आपको बता सकूं कि डी ऑप्शन क्यों नहीं है। चलो इस वाले को भी हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से बता सकूं मैं। ए कंबाइन करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट को। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, और फिर जो बी कॉम्प्लीमेंट का जगह आएगी, शेड आएगा, उसको ए के साथ कंबाइन कर दूंगा। जो भी बी की जगह आएगी उसको ए के साथ कंबाइन, यूनियन मतलब होता है कंबाइन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। तो बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी के अलावा तमाम। तो भाई बी के अलावा जो भी जगह होगी ना, वो सब की सब, बी के अलावा जो भी जगह होगी वो सब की सब। ओके, सो देखें बी के अलावा मैं क्या कर रहा हूं, जो भी जगह है उन सबको शेड कर रहा हूं। अच्छा जी, ये मेरा सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस जगह, ये जो मेरी जगह है ये, इसको कंबाइन कर रहा हूं किसके साथ, ए के साथ। और ये मेरी जगह है उसको कंबाइन कर रहा हूं ए के साथ। तो ये ए, ये वाली जगह है, इसमें मैंने ए भी कंबाइन कर दिया, ये एरिया मैंने कंबाइन कर दिया। और फिर मैं अब इन दोनों जगहों को एक कलर दे दूंगा, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये फाइनल आंसर होगा। और ये देखें, ये पूरी जगह को मैं एक कलर कर रहा हूं, और ये मेरा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये कंबाइंड जगह ही मेरा फाइनल आंसर। और आप देख सकते हैं सिर्फ ये खाली है, बाकी सब के सब फिल्ड है। तो इसका मतलब ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इसमें बात समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। बिल्कुल जनाब, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओहो, बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है। कहता है अगर ए आपके पास ये सेट है, तो मुझे ये बताओ कि ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर होंगे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ए क्रॉस ए के लिए भाई ये 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 1 2 3 4 5, और फिर ऑर्डर पेयर बनाने शुरू हो जाएंगे, 1 1 1 2। नहीं यार, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना लेंदी मत करें, फिर ऑर्डर पेयर गिनती करेंगे। बहुत आसान तरीका है। अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर हैं वो जानने हैं, तो क्या करें, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ बी से। पर हमारी कंडीशन में ए और ए है, तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ए क्रॉस ए आ जाएगा, और यहां पर भी ए और ए आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ ए कितने हैं, 5, और वापस नंबर ए तो वो भी 5 होंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 25। यानी जो ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे ना, वो 25 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अच्छा भाई, कहता है इफ ई एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द सेट वाई। भाई इससे ये हमने रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, ये मौजूद ही नहीं है। देन द गिविंग मैप, ये जो मैप है, ये जो फंक्शन है, ये कौन सा वाला फंक्शन है। भाई अब देखें, ऑन टू फंक्शन के लिए शर्त ये होता है, और ये ओनली लिखा हुआ है, ऑन टू फंक्शन के लिए शर्त ये होता है कि इसमें ई एलिमेंट सेट वाई से रिमूव कर दिया है ना। तो ऑन टू फंक्शन के लिए शर्त ये होता है कि पूरा ये जो वाई सेट है, यानी कोडोमेन है, पूरा यूज होना चाहिए। तो कोडोमेन तो यूज हो रहा है, तो ऑन टू फंक्शन तो है, पर खाली ऑन टू फंक्शन है, इसको हमने वेरीफाई करना है। अच्छा, यहां लिखा हुआ है 1 1 फंक्शन ओनली। अब 1 1 की शर्त क्या होती है कि ये जो कोडोमेन है इसके एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो देखें ये रिपीट नहीं हो रहे, ये एक ही दफा यूज हो रहे हैं, ये 1 2 1 है, तो 1 2 1 भी है।
मजे की बात ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है, तो इसका मतलब 1 1 इंटू नहीं, इनटू नहीं है। इनटू का मतलब होता है कि आपके पास ये जो कोडोमेन होता है इसमें एक एलिमेंट बच जाए, ये बचा नहीं है तो रिमूव हो गया, ये तो है ही मौजूद नहीं है, तो ये इनटू नहीं है। 1 1 है पर इनटू नहीं है, तो ये कौन सा होगा? 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अच्छा जी, चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओहो हो जनाब, ए कॉम्प्लीमेंट हम कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो। तो ए यूनिवर्सल हमारे पास 1 2 3 4 5 6, उसमें से 1 2 3 को निकाल दो, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 4 5, यानी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास अब कह रहा है यार इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जरा मैं ऑप्शन भी देख लूं, तो रेडिकल रेडिकल डिस्प्ले हो रहा है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की डिस्कशन है। और अगर आप नोटिस करें रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने, तो चलो एक तरीका, अब हम क्या करते हैं, अगर मुझे इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तरीका क्या होता है, पहले मैं पावर के ऊपर पावर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लॉ कहता है अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई कर जाते हैं। अब एक मिसकॉन्सेप्ट क्या करते हैं बच्चे, ये 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं करना भाई, यहां नीचे नंबर कुछ नहीं तो 1 दे दो, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 6, और 1 5 से मल्टीप्लाई को तो आंसर आ जाएगा 5। अब इसमें से तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। अगर मैं रेडिकल में कन्वर्ट भी करूं तो कैसे होता है, रेडिकल लिखते हैं 7 ऐसे, जो 6 ऊपर होता है उसको अंदर रखते हैं और जो बाहर होता है उसको ऐसे रखते हैं। अब ये एक आंसर होना चाहिए, पर इसमें से तो ये आंसर है नहीं। ऐसा है तो पर 7 पर 2 पावर है, ये तो 6 है। अब क्या करें, अब इसका मतलब है कि इसको थोड़ा और ट्रिकी अंदाज में करना होगा। अच्छा जी, अब देखें मैं क्या कर रहा हूं, 6/5, जिसको मैं लिख सकता हूं 5/5 प्लस 1/5। अच्छा ऐसा क्यों लिख सकता हूं, एलसीएम सेम है, एलसीएम को एक ही दफा लूंगा और फिर जो ऊपर वैल्यूज होती है उसको ऐड कर देते हैं, और देखें वापस आपके पास 6/5 ही आ जाता है। पर इससे फायदा क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, यहां बचा 7 पावर 1 प्लस 1/5, और अगर एडिशन हुआ होता है तो इसका मतलब सेम बेसिस होती हैं, सेम बेसिस होती है मल्टीप्लिकेशन में, अगर एडिशन पावर में हुए होते हो तो मैं उनको अलग अलग बेस दे के पावर दे सकता हूं, यानी यही 7 बेस मैंने 2 दफा दी और मैंने पावर अलग अलग कर दिया। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, ऑप्शन बनाना है इसलिए। और अब 7 ऐसे रखा, 1 लिखे लिखे आपकी मर्जी है, और इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया, यानी 7 ऊपर 1 आएगा, 1 लिखे लिखे आपकी मर्जी, और 5 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा आंसर है, जो थोड़ा टेक्निकल बनाया था, ये बात तो मानना पड़ेगी कि ये टेक्निकल बनाया था। चलें जी, उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी आपको। चलें जी नेक्स्ट। अब आपके पास द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इन रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म विल बी, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मुझे बनाना है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगा यार, अब मैं अगर ऑप्शन देख रहा हूं तो देखें इसमें नेगेटिव पावर भी दिए हुए हैं, एक इसमें खाली पॉजिटिव है। पहले तो ये देखता हूं नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, नॉर्मली हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये आपके पास ऊपर टर्म चली जाती है नॉर्मली जैसे मैं बता रहा हूं, और ये माइनस वाली टर्म नीचे आ जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसे देखते हैं अगर हमारे बेसिस सेम होते हैं ना, तो बेसिस को एक दफा लिखते हैं और पावर ऐड कर देते हैं। हमारे बेसिस सेम होते हैं ना, बेसिस को एक दफा लिखते हैं और पावर ऐड कर देते हैं। पर यहां पर कोई अपॉन का दिया हुआ नहीं है। हाँ ऐसा कर सकता हूं कि वैसे ए नेगेटिव तो ऊपर हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो कट गया। हाँ ए पॉजिटिव है, ऐसे करता हूं कि नीचे वाला ऊपर ले जाता हूं, और ये अगर प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है।
वरना नॉर्मली हम ऐसे रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं ऐसे हैं, पर क्या करें भाई, ऑप्शन दिया हुआ तो बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है कि ये दो चीजें आपस में बराबर हैं, तो x की वैल्यू बनाओ। चलें जी बना देते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, x+3 आयोटा, और ये -1 है, ये मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, 2 ये +1 हो जाएगा, इधर आएगा तो +3 आयोटा, तो ये हो जाएगा x+3 आयोटा इज इक्वल टू 3+3 आयोटा। और अगर दोनों साइड पर सेम वैल्यूज हो तो वो खत्म हो जाते हैं, चाहे तो उसको उधर ले जाए, वो माइनस का हो जाएगा आपके पास, ऑफ कोर्स वो माइनस का हो जाएगा। और यहां से अगर आप नोटिस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका मतलब डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी और डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, अब मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई, यानी सिंप्लीफाई क्या, मुझे इसको फैक्टराइज करना है बेसिकली। अगर मैं इसको देखूं तो फैक्टराइज कैसे करूंगा, कोई इतना मुश्किल है नहीं। यहां देखें दोनों में आयोटा कॉमन है, तो मैंने आयोटा कॉमन लिया, तो यहां बचेगा a+b। अब यहां दोनों में नेगेटिव है, यानी माइनस कॉमन है, जिसको हम बेसिकली -1 कहते हैं। -1 कॉमन है, -1 कॉमन लूंगा तो ये भी साइन चेंज कर देगा, ये भी साइन, तो मैं पहले a लिख देता हूं और मैं फिर b लिख देता हूं। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखें a+b दोनों टर्म्स में कॉमन आ गया, उसको भी एक दफा लिख देते हैं। तो इस टर्म में बचेगा हमारे पास आयोटा और इस टर्म में बचेगा हमारे पास -1, यानी बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। और जहन में रखिए, अब जो नया 9 का सिलेबस है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो वो रिमूव हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है यार इस नंबर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इस शक्ल में, और अगर मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो सिर्फ मुझे ये बता दो ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखें अगर मैं इस नंबर को इसमें एक्सप्रेस करूंगा, यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट होगा। तो ये बेसिकली कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 पॉइंट, ये पहले 0 0 है, तो फिर 0 1 × 10⁻², दो मूव हुआ है, राइट साइड पे हुआ है, तो फिर -2। और इसको फिर मैं इसके नीचे लिख देता हूं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.01, और बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2। तो -2 शुरू के दो में है, 1.01 -2, इसका मतलब बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट चल लेते हैं। कहता है अब मुझे इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल। देखें बेस पावर और 2 पावर 4 16, इसको मैं नंबर कहूंगा, और x इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस, यानी 2 पर अगर मैं 4 पावर दूंगा तो मेरा आंसर होगा 16। ये इसको लॉग में लिखने की टेक्निक है। अब ऐसे ही मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इसी को, यानी अब मैंने रीड करना तो सिखा दिया, मैं कहूंगा ये x पर अगर मैं 2 पावर दूंगा, जैसे यही x पर 2 पर मैं अगर 4 पावर दूंगा तो आंसर 16 आएगा। तो मैं भी इसको ऐसे ही रीड कर रहा हूं, x पर मैं अगर -2 पावर दूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 1/4 पावर 2, यानी ये मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x पावर -2, मैं क्या करूंगा इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो वो चीज तो वही रहती है। और अब ध्यान में रखें अगर पावर दोनों साइड पर सेम हो, बीच पे इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब जो बेसिस होती है वो भी बराबर होती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलें, ये वही वाली बात अगर इसको हमने सॉल्व करना है तो अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ऑलरेडी पीछे फार्मूले दिए मैं, लॉग की प्रॉपर्टी के फार्मूले दिए मैं। यहां मैं कौन सा वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं? पावर लॉ वाला। पावर लॉ कहता है कि अगर लॉग हो, ए हो और कोई नंबर हो और उस पर कोई पावर हो तो वो पावर पहले आ जाता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये पावर है, तो मैं पावर क्या कर रहा हूं, इसको पहले। या आप चाहें तो इसको और आसान कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी भी ना यूज करें तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। भाई 16 को लिखा जा सकता है 2 पावर 4 और ऊपर पावर कितना दिया हुआ है? 3/4। चलें, log 2 पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। 4 से 4 कैंसिल, तो अब क्या बचा मेरे पास? log 2 2 पावर 3। और अभी बता, अगर पावर होता है तो पावर कहाँ आ जाता है? पहले आ जाता है। log 2 2। और इसका मतलब क्या होगा? दो पर में, यानी बेसिकली इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल ये पूछना चाह रहा हूं, इसका मतलब दो पर मैं क्या पावर दूं कि आंसर 2 आ जाए? तो ऑफ कोर्स दो पर अगर मैं एक पावर दूंगा, एक पावर, दो पर अगर मैं एक पावर दूंगा तो आंसर 2 होगा। यानी इस भाई साहब की जगह, इस चीज की जगह मैं लिख सकता हूं 1, यानी 3 इस पूरे की जगह लिख सकता हूं 1। तो 3 1 जा 3, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा टेक्निकल बनाया, मजेदार बनाया, पर उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, चलें नेक्स्ट। अब आपके पास लॉग की यहाँ फर्दर प्रॉपर्टीज यूज कर रहा है, सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर रहा है। तो कहता है भाई लॉग की पहली प्रॉपर्टी होती है कोई भी बेस अगर x प्लस वाई हो तो मैं एक लॉग लिख सकता हूं, एक लॉग बेस, और x y यानी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और अगर आपके पास log x माइनस वाई हो तो मैं एक लॉग लिख के उसको डिवाइड में लिख सकता हूं। तो देखें, पहली बात, ये माइनस में है तो एक लॉग लिख के, और कोई बेस नहीं होती तो उस वक्त बेस 10 होती है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसे हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। जब कोई बेस नहीं होती तो फिर हम बेस 10 मानते हैं। लिखें लिखें, आपके जहन में होना चाहिए कि 10 बेस है। और जैसे मैंने कहा, एक दफा बेस लिखूंगा और इनको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में लिख दूंगा, यानी ये ऊपर और ये वाला नीचे आ जाएगा। ये मैंने ये वाला लॉ यूज किया। और फिर प्लस लॉग एक्स वाई, ये एक से एक कैंसिल हो गया। या चलो शायद इसको ऐसे ही रखा हुआ है तो इसको इसी फॉर्म में रखता हूं। अब बीच में प्लस हो और दो लॉग हो तो अगेन एक दफा लॉग लिखूंगा और फिर अब इसको और इस वाली चीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3x/x² और ये x माइनस वाई, और ये मेरा सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया। और ये देखो, ये मेरा आंसर है 3x(x - y) तो डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये बीच में माइनस है, इसका क्यों नहीं कुछ किया? ये एक टर्म है भाई, फार्मूले हमारे पास ये हैं। ऐसे हो तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, अगर ऐसे हो तो डिवाइड में लिख देते हैं, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बेसिकली है आपका बेस चेंजिंग लॉ। कहता है भाई अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक बेस है और कोई एक नंबर है और मैं आपको अपनी मर्जी की बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं बी बेस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो जो नंबर होगा वो यहां पर आ जाएगा, डिवाइड अगेन बी बेस। ये जो बेस होगी अब ये यहां पर आ जाएगी। तो देखो ये किस तरह लिखा हुआ है, 3 3 यहां पर बी है, 5 7 यहां पर पी और ए है, और मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं लॉग, इसको मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 3 5 log 3 7। तो मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा?
ये 3 तो आपके पास आएगा नहीं, ये p होगा यानी 5 लॉग लिखूंगा, ये 5 यहाँ p था तो यहाँ p, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा, और यहाँ a है तो a यहाँ पर होता है, यानी ये 7 इधर है तो फिर 7 यहाँ आएगा और ये इसके बराबर होगा। तो ये कौन सा दिया हुआ है, 7 5, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं। ओके जी, अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके वेरिएबल के पावर होल नंबर होते हैं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखें इस पावर जो है ये होल नंबर्स हैं, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है। ये देखें अगर कोई पावर नहीं होगा तो फिर ऐसे लिखते हैं एक्स पावर जीरो, जो बेसिकली 1 के बराबर होता है, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता, पर अंडरस्टूड होता है कि एक नंबर के साथ एक्स पावर जीरो है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं इसमें नेगेटिव पावर नहीं होते। अच्छा, अब अगर आप पहला देखेंगे, यार ये भी पॉजिटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर है, नहीं नहीं भाई, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऊपर ले आएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं, पहला तो है नहीं। अब दूसरे आपके पास ये एक्स स्क्वायर, और ये तो इसमें तो रेडिकल है, और रेडिकल बेसिकली 1/2 पावर होगा, नहीं नहीं वो तो होल नंबर से होता है, ये भी रेडिकल है। एक्स स्क्वायर ये भी नहीं, ये भी आपके पास वेरिएबल में एक फ्रैक्शन पावर है, ये नहीं चलेगा। और ये देखें, ये चलेगा 2 पावर, 1 पावर। और अगर आप ये देख रहे हैं कि 1/रेडिकल 2 है, अरे भाई नंबर है ना, वेरिएबल पे थोड़ी पावर है, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल में नंबर की तो कोई शर्त रखी नहीं है, ये तो नंबर है, इसी वजह से डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव करते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर हो वो 1 के बराबर होता है, एक्स ये भी 1, y 1x x 1y y x अपॉन y, ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। भाई पीछे फार्मूले लिखे हुए हैं आपके पास, ठीक ठाक किस्म के फार्मूले लिखे हुए हैं, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस वाई। अब फार्मूला क्या लिखा हुआ है, फार्मूला ये लिखा हुआ है कि भाई अगर आपके पास यहां पर a प्लस बी हो, उस पर स्क्वायर हो, माइनस ए माइनस बी हो, उस पर स्क्वायर हो, तो वो बराबर होता है 4ab के। अब मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसको कन्वर्ट करता हूं। अपने क्वेश्चन के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करूंगा, x प्लस 2y, यानी मेरी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2y है, होल स्क्वायर, और x की वही a की वैल्यू वही x और b की वैल्यू वही 2y, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2y, जिसका इसका आंसर मुझे कितना दिया हुआ है, 361। भाई स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ ना, माइनस, ये मुझे फाइंड करना है, और इसमें मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि उसने स्क्वायर नहीं दिया। और 4xy, 4 2 8, और एक्स वाई की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, -60। ओके, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, मुझे मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और बहुत स्मार्टली ये प्रोसेस चलाऊंगा ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो। तो चलें भाई, अब क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 60 से, तो माइनस के 480 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 361 माइनस x-2y होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के 480, ये माइनस इधर आ जाएगा और ये टर्म उधर चली जाएगी। 360 प्लस 480 इज इक्वल टू x-2y होल स्क्वायर, और अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो जनाब मेरे पास आंसर आ रहा है 841। यानी मैंने क्या किया है, मैंने 361 में ऐड किया है 480, और 841 आ गया, इज इक्वल टू
एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर। पर मुझे यहां पर ऊपर स्क्वायर चाहिए ही नहीं, और ये रिमूव कैसे कर सकता हूं? अगर मैं रेडिकल लगाऊं। और जब भी रेडिकल आएगा बच्चों, प्लस माइनस तो आपके पास लाजमी आएगा। तो मैं रेडिकल ले रहा हूं आंसर का 841 का रेडिकल 29 आएगा। तो इसका मतलब प्लस माइनस 29 किसके बराबर हो जाएगा? x माइनस 2y के। तो प्लस माइनस 29, जी जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ लेंदी क्वेश्चन है, पर क्या करें भाई, अब उन्होंने बनाया है तो हम कर रहे हैं, मजबूरी। चलें जी आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, अब इसका फार्मूला पीछे लिखा हुआ है, और वो फार्मूला आपके पास क्या लिखा हुआ है? फार्मूला ये है कि अगर मेरे पास ए क्यूब, यानी यहां लिख रहा हूं ए माइनस बी होल क्यूब होता है ना, तो वो बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये मैंने फार्मूले को मॉडिफाई किया है। अगर माइनस होगा तो जनाब यहां माइनस, और जनाब यहां माइनस, और ये बीच में माइनस। ये मैंने फार्मूले को मॉडिफाई किया है। और किस फार्मूले को मॉडिफाई किया? मैंने इस फार्मूले को मॉडिफाई किया है। ये बेसिकली बराबर होता है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो मैंने इसको अरेंज करके और कॉमन लेके यहां पर कॉमन लिया, और इसको अरेंज करके यहां लिखा है और मॉडिफाई करके रखा है। अब मैंने ऐसा किया क्यों है? क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन कहता है अगर y माइनस 1/y पर क्यूब हो तो मुझे बताओ वो फार्मूले में क्या होगा। और वैसे y माइनस 1/y किसके बराबर है? 3 के। तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों साइड पर क्यूब लगाऊंगा, तो यहां पर 3 का भी क्यूब आ जाएगा। मतलब मैंने दोनों साइड पर क्यूबिंग बोथ साइड किया है। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप। अब मैं क्यूब ओपन करूंगा, कहता है भाई जो भी ए हो उसका क्यूब कर दो। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो मैं क्या कर रहा हूं? ए का क्यूब कर रहा हूं, बी का क्यूब 1 का क्यूब 1 रहेगा, और y का y क्यूब हो जाएगा बी क्यूब। फिर -3, अब a और b को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा a और ये मेरा b, a और b। तो ये माइनस साइन मत लेके जाइएगा, ऑलरेडी फार्मूले में दिए हुए माइनस, ऑलरेडी वो एडजस्ट कर लिए हैं। और फिर a माइनस बी, तो ये a है और ये b है, तो a माइनस बी लिख दिया मैंने। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 3 का क्यूब, जो 9 नहीं होता। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। अच्छा जी, ये इससे ये कैंसिल हो गया। हमें फाइंड करना है y क्यूब। और सॉरी, ये मैंने प्लस दे दिया, ये फार्मूले में है यार, ये फार्मूले में मैंने गलती से प्लस दे दिया था। ये माइनस में है, 1/y³ -3। 1/y वो स्टार्ट से दे रहा है 3 के बराबर, तो दे दो 3 इज इक्वल टू 27। अब हम क्या करेंगे? y³ -1/y³, ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 27। -9 वहां जाएगा तो y³ -1/y³ किसके बराबर हो जाएगा? 27 प्लस 9 के। और अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 36 हो जाएगा। यानी सी मेरा करेक्ट आंसर। क्या करूं भाई, इतना लेंदी दिया हुआ है, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, कहता है भाई अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? भाई 2 और 4 ये हो जाएगा 6, माइनस रेडिकल 4 तो 2 के बराबर होता है, और रेडिकल 2 को मैंने ऐसे ही रखा। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 प्लस रेडिकल 2, तो 4 प्लस रेडिकल 2, ये मेरा ए करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी अगेन फार्मूले की दुनिया, पीछे फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला क्या दिया हुआ है? फार्मूला होता है a माइनस बी, फिर ये जो भी a होगा इसका स्क्वायर करना,
फिर अगर माइनस हो तो यहां पर प्लस, फिर ये ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, फिर बी का जो भी होगा प्लस करके स्क्वायर करना, और अगर ऐसा कहीं भी देखो लिखा हुआ देखो तो वो बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू क्या है 1, फिर ये ए का स्क्वायर बिल्कुल है, ए का स्क्वायर है, फिर ए और 1 को मल्टीप्लाई करो, तो भाई अगर ए और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आंसर आएगा, फिर 1 का स्क्वायर जो भी 1 हो बी होगा उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बिल्कुल लिखा हुआ है, तो उसको कन्वर्ट कर लूंगा ए की वैल्यू उस पर क्यूब माइनस बी की वैल्यू उस पर क्यूब, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, तो ए क्यूब माइनस 1 यानी सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई, और ये पीछे फार्मूला दिया हुआ है यार, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, आप वहां से फार्मूला सर्च कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये कह रहा है इसको फैक्टर बना लो, चलो बना लेते हैं। इन दोनों में ए कॉमन है, यहां से एक ए बच जाएगा और ए चला जाएगा तो 3, इन दोनों में 2, क्योंकि 6 2 के टेबल पे आता है, और बी कॉमन है, तो प्लस 2b कॉमन लिया, तो भाई 2b कॉमन लिया तो यहां से बचेगा a, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स -3, और b मैं कॉमन ले चुका हूं तो भाई ऐसे रहेगा। मजे की बात, फर्दर कॉमन है a-3b, तो इन दोनों टर्म से a-3b पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा a, और यहां से बचेगा प्लस ये वाला और 2b, और ये मैंने कंप्लीट किया, तो ये क्या हो जाएगा a-3, यानी फैक्टर कौन कौन से बने a-3 और a+2b, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अगेन फार्मूला दोस्त, अगेन फार्मूला, फार्मूला है कि आप ए का स्क्वायर करो, और अगर बी का स्क्वायर कहीं देखो ना, तो ये स्क्वायर कहीं देखो ना तो क्या करना, एक दफा इसको प्लस में लिख देना और एक दफा इसको माइनस में लिख देना, तो ए का स्क्वायर 9, हाँ ना यार 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बना हुआ तो है, ये पूरा बी है, ये पूरा जो लिखा हुआ है ना ये बी है, इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब वो कहता है कि भाई ए को प्लस कर देना बी के साथ, और फिर ए को माइनस कर देना, अब माइनस है और दो टर्म्स है ना, तो दोनों से माइनस होगा, ये ए को माइनस कर देना बी के साथ, तो ये माइनस दोनों से माइनस होगा, तो ये माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का 1, यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक किस्म का, तो दोनों के साइन चेंज, तो देखते हैं कौन सा वाला आंसर है, 3 + a+1, और 3 प्लस प्लस नहीं चाहिए, 3 + a+1 और 3 - a-1, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, आगे मूव कर जाता हूं। ओके, कहता है भाई कि एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करो, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर, या तो आंसर्स को मल्टीप्लाई करके बना लो या कर लो मिल्टन ब्रेकिंग, की फर्क पैंदा है। अब मिल्टन ब्रेकिंग कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल ना है, हाँ मल्टीप्लीकेशन भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको मल्टीप्लीकेशन ही बिल्कुल ना है, पर यहाँ डिफिकल्टी ये है कि थोड़ी सी मेहनत आपके पास मिड टर्म बेकिंग में हो सकती है। तो पहले तो कैसे करते हैं, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, अब आपको के चाहिए, के टी चाहिए, तो मैं बना लेते हैं यार के स्क्वायर, और अगर के टी चाहिए तो मैं सिंपली क्या करता हूं, माइनस का 2 के टी में से प्लस का 1 के टी निकाल लेता हूं। भाई अगर -2 के टी में प्लस का 1 के टी निकालूंगा तो वापस माइनस का के टी बन जाएगा, और ये फैक्टर बन जाएगा भाई,
-2 चाहिए ना, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1, बेशक फैक्टर इसको छोड़ दीजिए, मल्टीप्लीकेशन तो -2 आ रहा है, बाकी मैंने एडजस्ट वैसे कर लिया, लिख लिया है ताकि कॉमन आ सके। अब इसके बाद इन दोनों के पास k कॉमन है, तो यहां पर आ जाएगा k -2t, और इसके पास t कॉमन है, तो यहां से आ जाएगा k, ये t सॉरी ये स्क्वायर था, ये मैंने स्क्वायर भूल गया, k -2t, फर्दर कॉमन k -2t, यहां से k बचेगा और यहां से t, और ये मेरा आंसर होगा। तो k -2t और k + t बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जनाब फार्मूला, जनाब जब भी आप देखो फार्मूले में देखो a + b होल क्यूब तो बराबर होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, और ये फार्मूला पीछे दिया हुआ है। a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 1, खाली वैल्यूज पुट करो। a³ a की वैल्यू 3a, a³ प्लस 3a की वैल्यू 3a, फिर इस पर स्क्वायर, और b की वैल्यू 1 है, फिर a की वैल्यू 3k और b की वैल्यू 1 पर स्क्वायर, फिर 1 पर क्यूब। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, वैल्यूज पुट किया है। तो 3 का क्यूब 9 नहीं 27 होता है, और a³। तो जनाब 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a², और 3 1 जा 3 होगा, तो मल्टीप्लीकेशन में 1 कोई फर्क पड़ता नहीं है। 3 3 जा ये हो जाएगा 9a, और 1 का स्क्वायर 1, चलो लिख लेते हैं, 1 का क्यूब भी 1 होता है। सो 27 a³ प्लस 27a² प्लस 9a + 1, तो 27a³ 27a² प्लस 9a + 1, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई। अगेन फार्मूला यार, क्यूब का फार्मूला a³ माइनस b³ किसके बराबर होता है, a - b, ये पीछे फार्मूला दिया हुआ है, a² प्लस ab प्लस b²। तो जनाब अब मैं अगर फार्मूला बनाऊंगा, a बनाऊंगा, तो ये 8 का बनेगा 2, a³ का बनेगा a, इसके ऊपर दे दूंगा क्यूब, ये a³ बन गया। 125 का 5 पावर 3 क्यूब। तो जनाब a की वैल्यू 2a और b की वैल्यू 5, खाली वैल्यूज पुट करो, a की जगह 2a, b की जगह 5, फिर a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस, फिर 2a और b को मल्टीप्लाई यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10a, फिर b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, सर्च करो 2a - 5, 4a² माइनस नहीं चाहिए, 2a - 5, ये लास्ट वाला डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे करते हैं कि ये हमारा p(x) है, और हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर निकाल रहे हैं। अच्छा, जब भी रिमाइंडर निकालना हो, अगर ये डिवाइड हो रहा है, इसको सेट करें 0 के बराबर, और यहां से x की वैल्यू निकाल लें, और ये x की वैल्यू यहां x की जगह पुट कर दें। तो मैं जहां जहां x होगा वहां -2 पुट कर दूंगा, तो -2
का क्यूब जो -8 होता है और +1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने 8 रुपीज बोरो किया था, 1 रुपीज मैंने दे दिया, स्टिल मेरे पास 7 रुपीज मुझे देने होंगे। तो जनाब ये आंसर आ जाएगा आपके पास ए। ओके जनाब। अच्छा, अगर आप वैल्यूज पुट कर लेते और आंसर 0 आता तो फिर हम उसको आपके पास फैक्टर कहते हैं, यानी वो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, फिर ये वाला फैक्टर होता है। यानी अभी x+2 फैक्टर नहीं है क्योंकि आंसर 0 नहीं आया। ओके, विच ऑफ द गिविंग ऑप्शन इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि ऐसी कौन सी ए की वैल्यू होगी जो इसको जीरो बना लेगा। अब ए की कौन कौन सी वैल्यू जीरो बना लेगी? पहली ये जो मुझे सेट करनी होगी 0 के बराबर, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 1 उधर जाएगा -1, और ए की वैल्यू आ जाएगी -1/2। जनाब ये -1/2 इसको 0 बना सकती है। ए की वैल्यू -1/2 पुट करो, ये 0 हो जाएगा पूरा, और फिर सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। तो मैं ए की वैल्यू मेरे पास -1/2 नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास a+3, ये a+3 आपके पास किसके बराबर होने चाहिए? 0 के, यानी मैं चेक करना चाहता हूं कौन 0 बनाएगा। तो भाई a की वैल्यू -3 भी इसको 0 बना लेंगे, पर इसने क्या कहा है? विच ऑफ द गिविंग ऑप्शन इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो भाई a की वैल्यू -3 इसको 0 बनाएगी, तो -3 ऑप्शन कट गया, क्योंकि मुझे तो ना बनाने वाला गेम देखना है। ये वाला a-3 = 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3, तो मुझे 3 भी नहीं चाहिए, वो भी 0 बनाएगी। और उससे अगला a-1 = 0, तो a=1, a=1 भी मुझे 0 बनाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बच गया? सिर्फ बी वाला, यानी बी वाला मुझे 0 बना के नहीं देगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात ये भी समझ आ गई होगी कि 0 बनाना या 0 ना बनाने का क्या मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट, अब वेरिएशन चैप्टर में आ गए हैं। कहता है अगर इफ x a+b a-b इज कंटिन्यू प्रोपोर्शन। भाई अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता और 3 टर्म्स होती तो आप क्या करते हो? पहली टर्म का रेशो लेते हो दूसरी टर्म के साथ, फिर प्रोपोर्शन, फिर वापस दूसरी टर्म लिखते हो और उसका रेशो लेते हो तीसरी टर्म के साथ। यानी इसका मतलब होता है x/a+b, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल टू, a+b रेशो का मतलब डिवीजन, a-b। और इसने क्या कहा है? आपको x की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, x अकेला हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a+b जब a+b से मल्टीप्लाई होगा बेसिस सेम पावर 8, तो ये a+b होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a-b। और फिर इस हिसाब से डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको कंटिन्यू प्रोपोर्शन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फार्मूला भी है, पर मैं सबको एक ही पैटर्न से रखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन की डिस्कशन है तो अगेन 4 टर्म्स हो, खाली आप क्या करें? रेशो में रखें वही प्रोपोर्शन। अब इसमें जब 4 टर्म्स हो तो आपके पास कोई चीज रिपीट नहीं होगी, रिपीट सिर्फ कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में होगी। Okay, now if a number k3, k5, 3, 7 in fourth proportion, then value of k, तो वही वाला तरीका k/5 is equal to 3/15। तो चाहे तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये ऐसे कैंसिल हो सकता है। अगर कैंसिल हो रहा हो तो क्या बचा? और मजे की बात, ये 3 वनजा और ये वनजा, तो फिर k की वैल्यू मेरे पास क्या बच रही है? ओनली 1। तो इसका मतलब इसका आंसर मेरा बी होगा। चलें जी आगे मूव करते हैं दोस्तों। ओके, अगेन अब ये कंपाउंड इंडो थ्योरम क्या होता है?
कंपोनेंटो थ्योरम ये होता है कि अगर आपके पास A रेशो B इक्वल C रेशो D हो तो कंपोनेंटो दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि अगर A में मैं जमा करूं B और अपॉन आपके पास B ही रखूं बराबर होगा C में मैं जमा करूं D, ये नीचे वाला, और नीचे D ही रखूं। या ऐसा भी होता है कि भाई A ऊपर रखूं और B में A जमा करूं, C सेम रखूं और फिर D में मैं C जमा करूं। इन दोनों को हम कंपोनेंडो थ्योरम कहते हैं। दोनों को कंपोनेंडो। अभी अगर A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है, D की वैल्यू ये है, तो x प्लस 5/5 और 7 प्लस वाई अपॉन वाई, यही कंपोनेंडो है। माइनस वाला डिविडेंडो होता है, ये माइनस वाले डिविडेंडो होते हैं। ओके जनाब, उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, अब नेक्स्ट ये क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ अ गैस V वेरीड्स इनवर्सली विथ प्रेशर P, यानी V वेरीड्स इनवर्सली मतलब 1/P। तो इनवर्सली को फिर आप ऐसे लिखते हो, और जब आप प्रोपोर्शन को खत्म करते हो और एक कांस्टेंट लगाते हो तो k यहां आता है और फिर ये मल्टीप्लाई में चला जाता है 1/P, और फिर V बराबर हो जाएगा k/P, k/P हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये फर्दर कुछ दे रहा होगा। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नोटेड एट 240 क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 240 के, तो मुझे पता ही नहीं है। और किस प्रेशर पे दिया हुआ है? 30 पे, प्रेशर की वैल्यू 30। इससे क्या होगा? मुझे के मिल जाएगा, इससे मेरे पास आ जाएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 240 को मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, तो आंसर आ जाएगा 7200। 7200, ये मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी? के की। अच्छा, इसने कहा था द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 45, प्रेशर विल बी, यानी अब मुझे प्रेशर की वैल्यू, तो पहले तो मैं क्या करूंगा? मैं के की वैल्यू यहां रख दूंगा, इक्वेशन कंप्लीट कर लूंगा। सो ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मुझे वॉल्यूम दिया हुआ। अच्छा, पहले तो मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं, ये पी। अब वो कह रहा है मुझे प्रेशर बताओ अगर मैं तुम्हें वॉल्यूम दे दूं, तो वापस प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू लिखी। ठीक है भाई, वॉल्यूम की वैल्यू 720 अपॉन पी। अब मैं क्या करूंगा? पी को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 45 को इधर ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 720 डिवाइडेड बाय 45, और फिर अब मैं डिवाइड कर दूंगा। 720 डिवाइडेड बाय 45, आंसर आ रहा है 160, और 160 मेरा बी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलें जी। अब कह रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, भाई अगर स्केलर मैट्रिक्स है और 2x2 है तो खासियत क्या होती है? यहां पर नंबर बिल्कुल सेम होते हैं और यहां पर हमेशा 0 होता है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की खासियत है, यानी अगर यहां पर 2 है तो ए भी 2 होना चाहिए, और अगर यहां पर 0 तो बी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो भाई ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 0, सी आपका
करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके, अगर कहता है मैं आपको ये 3 मैट्रिक्स दूं तो बताओ मल्टीप्लिकेशन के बाद में बात कर रहा है। अच्छा भाई, m का ऑर्डर आपके पास कितना है? 2 रोज 1 कॉलम, और n का ऑर्डर आपके पास क्या है? 1 रो 2 कॉलम। तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है, अगर पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर हो तो ये पॉसिबल है। ये पहली मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब pm चेक करते हैं। p में 1 रो और 2 कॉलम है, और m में आपके पास m में 2 रोज 1 कॉलम। ओ वेरी गुड, पहले के कॉलम दूसरे की रोज के बराबर है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये भी पॉसिबल। अच्छा मैं एक बार फिर देख लूं, शायद मैंने ऑर्डर सही नहीं देखा। m और n, तो ये मेरा m है। m में 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, और एक्चुअली ये n है, तो इसमें 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। तो पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर नहीं है, एक्चुअली पहला पॉसिबल नहीं है, सॉरी। दूसरा pm, तो p में 2 रोज 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 रो है और 2 कॉलम है, और m में 2 रोज हैं और 1 कॉलम। अच्छा, p में 1 रो थी और 2 कॉलम थे, और उसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम। देखिए भाई, पहले नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। अब तीसरा मेरे पास n से p। n तो भाई 2 रोज 2 कॉलम है, और p आपके पास 1 रो और 2 कॉलम है, तो भाई ये बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ दूसरा बी आपके पास है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अब इनवर्स निकालना बिल्कुल बेसिक है, पर सबसे पहले जो भी आपको अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो पहले उसका डिटरमिनेंट लेंगे। ये मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे रहा हूं ए, इसका डिटरमिनेंट लें 2 6 -1 -3। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तभी इनवर्स निकलता है, अगर 0 आ जाए तो इनवर्स नहीं निकलता। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? 2 -3 जा -6 माइनस फार्मूले का होता है 6 -1 जा -6। ओ ये तो +6, आंसर तो 0 आ रहा है। तो आप कहेंगे भाई ये इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ रहा है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0 के बराबर आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी बात समझ आ गई होगी। और वापस अगला भी सिंगुलर मैट्रिक्स का ही दिया है। भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक ही वैल्यू बताएं, तो इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट का जो आंसर होता है वो 0 होता है। ये मैट्रिक्स की शक्ल है और डिटरमिनेंट की। और वही तरीका, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, माइनस सेकंड को थर्ड से, तो 3a वहां जाएगा, -6 इज इक्वल टू 3a, और a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो -2 के लिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी -2 यहां पर होगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब ये कह रहा है इस सिस्टम को, ये जो मैंने आपको सिस्टम दिया है, ये इक्वेशन का सिस्टम, इसको मैट्रिक्स की शक्ल में रखो। कैसे लिखा जाता है? कोफिशिएंट रखते हैं, कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1, x -2y, उसके बाद वेरिएबल 2 और 1, यानी 2 3 1 -2xy 2 1। ओके, अब देखें ये कौन सा दिया हुआ है? 2 3 1 -2xy, ये 1 2 है। 2 3 1
-2xy21 बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। ओके भाई, अब इसमें उसने कहा है कि मुझे ए की वैल्यू बताएं। चलो कर लेते हैं। 3a, जहन में रखें जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। हम क्या करेंगे, अब इस मैट्रिक्स को यहां प्लस का है, हम उसको उधर ले जाएंगे और साइन मैट्रिक्स के चेंज हो जाएंगे। अब दो मैट्रिक्स का माइनस कर लेते हैं। 1 - 1 आंसर आ जाएगा 0। 2 माइनस माइनस 1 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 1 तो ये 3 हो जाएगा। अब 3 को हम डिवाइड कर लेंगे और 3 डिवाइड होगा इस पूरी मैट्रिक्स से, जिसका मतलब क्या होता है, 0 भी 3 से डिवाइड होगा और 3 भी 3 से डिवाइड होगा। और फाइनल आंसर 0 से कोई भी चीज डिवाइड 0 और ये 1, तो ये हो जाएगा 0 1, मतलब बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। ओके जी, ज्योमेट्री की दुनिया में चले चलते हैं। कहता है ना गिवन डायग्राम बी इन टर्म ऑफ ए। अब है तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, ये मैट्रिक्स बोल रहा हूँ सॉरी, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है और ये एंगल कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये यहां पर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्यों है कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और 90, तो ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। पर कॉन्ग्रेंट के अलावा हम सॉल्व कर सकते हैं जो उसकी डिमांड है वो कैसी है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ये बी है और ये 90 है भाई। बी + 90 + ए, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और उसने क्या बोला, बी इन टर्म ऑफ ए, तो मुझे बी की वैल्यू निकालनी होगी इन टर्म ऑफ ए। तो बी बराबर हो जाएगा 180 - 90 - ए। बी बराबर हो जाएगा 90 - ए। सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये मैं कॉन्ग्रेंसी से जा सकता हूं कि भाई अगर ये एंगल आपके पास ए है तो ये भी ए होगा और ये वर्टिकल अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट देख सकते हैं भाई ये वर्टिकली अपोजिट है, ये बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है आर्ची हैज 2 टारगेट, भाई इसके 2 टारगेट है, एक टारगेट है एम, दूसरा टारगेट है एन, सच दैट बोथ आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्ची। अब ये जो टारगेट है ना एम, ये वाला भाई साहब और ये वाला भाई साहब, दोनों का डिस्टेंस सेम है। ये दो सैंपल्स हैं, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। फ्रॉम द आर्ची स्टैंड एट एल, और ये एल पर खड़ी, यानी वो जो तीर है वो यहाँ पर एल पे खड़ा हुआ है। एज शोइंग इन फिगर डायग्राम, इफ इट हिट द टारगेट एम ही रिटर्न टू टारगेट एट एन। सो अगर वो एम पे हिट करेगा तो फिर वो एन पे भी आपके पास हिट करेगा। ही रिटर्न टू टारगेट एट एन रोटेट एन एंगल थीटा। अब यानी कि ये जब इसको हम इधर हिट करेंगे तो हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा ताकि हम एन पे भी हिट कर सकें। और ये जो एंगल बना रहा है ये कह रहा है ये एंगल थीटा बना रहा है। अभी हमसे पूछ रहा है ये एंगल थीटा बेसिकली किसके बराबर होगा। अच्छा भाई, अब ये बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। ये दो साइड्स बराबर है, इसने खुद दिया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। अच्छा, अब तीनों एंगल का सम, यानी ये थीटा है, तीनों एंगल का सम होता है 180। थीटा + 60 + 60 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 180। 120 से माइनस कर दें तो आंसर थीटा का आ जाएगा 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और इसका बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मजेदार सा क्वेश्चन दिया था, थोड़ा थ्योरेटिकली,
देने की कोशिश कर रहा है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगता। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, इन द गिविंग पैरेललोग्राम क्यू आर एस टी। अब ये पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेललोग्राम क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है, ये जो डायगोनल्स बनते हैं, ये एक डायगोनल दूसरा, ये बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं, यानी मिड पॉइंट पे बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है और ये लेंथ इस लेंथ के। अब ये पैरेललोग्राम की खासियत होती है। पर क्योंकि ये एक्स की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है, तो पैरेललोग्राम में एक खासियत और क्या होती है? ये कहलाते हैं एडजेसिव एंगल्स। एडजेसिव एंगल्स का मतलब क्या होता है? जो एक ही लाइन पर एंगल बनते हैं, ये दोनों कहलाते हैं एडजेसिव एंगल्स। और एडजेसिव एंगल्स का जो जमा होता है, यानी इसको और इस पूरे को, क्योंकि ये पूरा एडजेसिव एंगल है पूरा, इनका जो जमा होता है वो आपके पास हमेशा 180 के बराबर होता है। यानी इनका जमा आपके पास 180 के बराबर होता है। अब इसके एक से ज्यादा तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, पर मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। यानी ये वाला एंगल और ये एडजेसिव एंगल, इन दोनों का सम किया और मैंने 180 के बराबर कर दिया। तो 3x और x ये हो जाएगा 4x, 31 और 4 35 और 5 40 इज इक्वल टू 180। अब 40 180 से माइनस कर देता हूं तो आपके पास हो जाएगा 140। और फिर अगर मैं 140 को 4 से डिवाइड कर लूं जनाब, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, जस्ट डिवाइड करें 140 को 40 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है फोर्टी से, जो आंसर आ रहा है वो आ गया 35 डिग्री। यानी अगर 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 35 डिग्री, और ये मेरा बी आंसर है। अच्छा, आपको जहन में रखना होगा इसके एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये 31 है तो ये भी 31 हो सकता है, और अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो इवन आप ये ट्राइंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, इस ट्राइंगल से। यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तब भी वही वाली बात है, कोई दूसरी बात नहीं होगी, तब भी आंसर वही आएगा। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट ये कि कह रहा है which of the following diagram represent right bisector of a side xy of a triangle। अब कौन सा वाला राइट बाइसेक्टर करा रहा है? अब राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 का एंगल बनाना, साइड के ऊपर और दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। अच्छा, ये एक लाइन है जो 90 का एंगल तो बना रही है, पर इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में नहीं तोड़ रही, तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड है, राइट बाइसेक्टर नहीं है। अच्छा जी, ये आपके पास एक लाइन है जो 90 का एंगल भी बना रही है और दो इक्वल पार्ट्स में भी तोड़ रही है। बिंगो, यही मेरा राइट बाइसेक्टर कहलाता है। तो ऑप्शन ये रहेगा। और ये आपके पास जो एक बना है, ये दो इक्वल पार्ट्स में तो तोड़ रहा है मगर 90 का एंगल नहीं बना रहा, ये नहीं होगा। और ये क्या कर रहा है? ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है और साइड को भी तोड़ रहा है, तो ये भी राइट बाइसेक्टर नहीं है। तो बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, अगर आपके पास गिविंग फिगर, अगर आपके पास एक एंगल से एक लाइन बने
और अगर मैं उस लाइन के किसी पॉइंट पे उसकी साइड से 90 का एंगल बनाऊं और ये दोनों लेंथ बराबर हो, ए इज इक्वल टू ई, इसने खुद बोला है ये ए और ई बराबर है, तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है और ये दो एंगल को, ये दो जो एंगल बनेंगे ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो एंगल वाई और एंगल एक्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे। पहली बात तो बिल्कुल सच है। अब मैं दूसरी बातों की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं अगर इस लाइन से कोई भी और भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूं तो वो डिस्टेंस भी मेरे पास एग्जैक्टली बराबर होंगे, पर शर्त यह है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। अब ये भी बन रहा है डिस्टेंसेस इसी साइड्स के, अगर आप नोटिस करें, पर वो परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। तो बी और डी, बिल्कुल बी और डी बराबर नहीं होंगे। और तीसरा कौन सा दिया हुआ है इसने, तीसरा आपके पास दिया हुआ है इसने ए इज इक्वल टू बी, तो ए और बी नहीं जी, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। तो सिर्फ पहली शर्त आपके पास है ये दो एंगल बराबर होंगे, इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा ए ओनली। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होता है कि इन द गिविंग ट्राइंगल VW इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये VW अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है ना बच्चों, अगर ये लॉन्गेस्ट साइड है तो लॉन्गेस्ट साइड के जो अपोजिट एंगल होता है वो तमाम एंगल्स के मुकाबले में सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर WV इज लॉन्गेस्ट साइड एंड WU दूसरा कौन सा है, WUV ये सबसे छोटी साइड है, तो इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर मैं सिर्फ नाम दे देता हूं, ये सबसे छोटी साइड है, तो ये एंगल जो होगा सी एंगल, ये सबसे छोटा एंगल होगा तीनों के मुकाबले में। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए सबसे बड़ा एंगल होगा और एंगल सी सबसे छोटा एंगल होगा। अब रिलेशन देख लेते हैं। ये कह रहा है सी ग्रेटर देन ए, बिल्कुल नहीं, एंगल सी तो सबसे छोटा एंगल है। बी ग्रेटर देन ए, अब बी ग्रेटर देन ए ऐसा हो नहीं सकता, बी तो सबसे बड़ा एंगल है, ऐसा हो नहीं सकता। ए ग्रेटर देन सी, ए सी से बड़ा बिल्कुल होगा, ए सी से बड़ा होगा क्योंकि ए सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ी साइड के अपोजिट है, और सी सबसे छोटा एंगल है। सी ग्रेटर देन बी, अब सी ग्रेटर देन बी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो सबसे छोटा एंगल है, तो इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई। चलें जी लास्ट एमसीक्यूज इस आपके पास पेपर का, वो ये है इन द फॉलोइंग फिगर बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर, यानी ये बी डी, ये जो बी डी है ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। अगर ऐसा करेगा तो एक मजे की चीज और करेगा, वो मजे की चीज क्या होगी कि अगर मैं इन दो साइड्स को जहां से वो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है इनको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये बराबर आएगा इसके और इसके साइड के रेशो के, यानी CD जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई अपॉन AD जिसकी वैल्यू दी हुई है। अच्छा अभी देखते हैं मान क्या रहा है। अच्छा हमसे CD ही मान रहा है, चलो CD ही निकाल लेते हैं, ऑलरेडी मैंने रिलेशन बता दी। यानी अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो इस साइड को अगर मैं इस साइड से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर बराबर आएगा, इधर रखें ऊपर वाला साइड में रखा है क्योंकि ऊपर मैंने पहले लिया है, तो इसको डिवाइड करूंगा इसके साथ और 1 लिखें आपकी मर्जी, इसका मतलब CD की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली पेपर समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मेरे साथ आपको मजा आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।